हेलो फ्रेंड्स, वापस करंट की क्लास की तरफ आते हुए तो देखिए जो भी टॉपिक हैं मैं आप लोगों के अब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों का प्यार है कि आप लोग हमें इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कुछ न कुछ चुनौतियाँ छोड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए इससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास आएंगी तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दे सकेंगे। तो अभी जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें मैं कुछ कंटेंट हैं जो लिख रहा हूं, आप साथ के साथ देखते जाइए। मानद उपाधि, ये मानद उपाधि होती क्या है? तो देखिए मानद उपाधि की बात करते हैं, भारत की तरफ से है, इसलिए जो किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है या भारत की तरफ से देखें तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्रमुख जो है, प्रथम जो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा उपाधियां वितरित की जाती हैं। मानद मतलब कि हमने उन्हें एक पुरस्कार स्वरूप, उपहार स्वरूप प्रदान की है। तो अभी हाल ही में मानद उपाधि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे दी गई है? तो भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो मानद उपाधि है वो नेपाल के सेना प्रमुख जो हैं ऊर्चंद्र थापा, नेपाल के सेना प्रमुख ऊर्चंद्र थापा को प्रदान की गई है। और भारत और नेपाल में अगर आप देखेंगे तो सिमिलरिटी क्या है? भारत और नेपाल का घनिष्ठ संबंध है। एक सिंगोली की संधि होती है, सिंगोली की संधि के बाद में भारत और नेपाल का संबंध या क्षेत्र अलग अलग हो जाता है और भारत नेपाल का प्राचीन समय से सहयोगी रहा है। दूसरा, इसका अगर ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत है, जैसे वर्तमान में अपन उदयपुर के नाम से जानते हैं, वहां के जो सिसोदिया शासक हैं, गोहिल जो वंश है, वहां के कुंभकर्ण, एक राजघराने से गोहिल वंश से संबंधित हैं कुंभकर्ण, उनके द्वारा माना जाता है कि वहां पे गोहिल वंश की स्थापना की गई थी। और भी कई प्रकार के संबंध हमारे उसके साथ, प्रजाति संबंध ले लीजिए, कई प्रकार के संबंध हैं। तो एक हमारी एक नेसेसरी जो अपनी एक आवश्यकताएं हैं आपसी मित्रता की, उसके तहत भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा या भारतीय क्षेत्र के द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख को मानद उपाधि प्रदान की जाती है तथा नेपाल के द्वारा भारत के सेना प्रमुख को मानद उपाधि प्रदान की जाती है। दूसरी ओर देखेंगे तो 2018 का सूर्य किरण, ये जो 13वां संस्करण था सूर्य किरण का, इस 13वें संस्करण का जो आयोजन है भारत में उत्तराखंड के पीथौरायगढ़ में हुआ था। यह एक संयुक्त सेना अभ्यास है। सूर्य किरण आप जानते हैं भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। 2018 का 13वां संस्करण सूर्य किरण का, जो कि दोनों सेनाओं के मध्य एक तत्कालीन जो जरूरत है उस समय की, उन राष्ट्रों की मूल आवश्यकताएं क्या हैं? आतंकवाद हो सकता है, किसी डिजास्टर के ऊपर हो सकता है, किसी आपदा पे हो सकता है, या अन्य प्रकार की एक सैनिक एक्सरसाइज होती है जो करते हैं आपस में। उसमें सूर्य किरण 13वां संस्करण उत्तराखंड में पीथौरायगढ़ में किया गया है। दूसरा, मानद उपाधि नेपाली सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना ये भारत की ओर से दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, दलित के अंदर दूसरे दलित हैं। ऊर्चंद्र थापा को अभी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा जो है मानद उपाधि प्रदान की गई है। दूसरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप देख लीजिए, मानद उपाधि। दूसरा टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक है अटल इनोवेशन। आप जानते होंगे कि अटल इनोवेशन क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो कई जो पूर्व में चल रही योजनाएं थी उनके नाम जो है या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से या अटल जी के नाम से उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो अटल इनोवेशन ये क्यों चर्चा में है? अगर अटल इनोवेशन की बात की जाए तो अटल इनोवेशन के द्वारा जो है अभी टिंकरिंग लैब जो है वो प्रारंभ की गई है। टिंकरिंग लैब, और अटल इनोवेशन में अगर आप देखते हैं तो अटल इनोवेशन में भारतीय क्षेत्र में जो लोग नए नए प्रकार के अपने संसाधनों में, कम संसाधनों में, कम खर्चे में विशेष प्रकार के एक वैज्ञानिक
अगर तरीकों से किसी प्रकार का निर्माण करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या अदर कोई क्षेत्र हो, तो उसके द्वारा अटल इनोवेशन योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक टिंकरिंग लैब जो है इसकी स्थापना की गई है। और इस टिंकरिंग लैब की जो एक थीम है, वो थीम देखिए आप, इस थीम का ध्यान रखिएगा। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि अटल इनोवेशन के तहत टिंकरिंग लैब जो स्थापित की गई है उसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है नई दिशाएं, नई दिशाएं, नए निर्माण और नया भारत। देखिए, अटल इनोवेशन नवीन खोजों के लिए, नवीन वैज्ञानिक इनोवेशन के लिए, नवीन प्रकार के जो उपकरण आप निर्मित करते हैं सीमित संसाधनों से, कम लागत पर और विशेष प्रकार के, टिंकरिंग लैब का निर्माण किया गया है। इस टिंकरिंग लैब की जो थीम है वो है नई दिशा, नया निर्माण और नया भारत। क्योंकि आपके पास अगर नए नए प्रकार के विचार होंगे तो आप एक नया मार्ग तय कर सकते हैं। आप एक नया मार्ग तय करेंगे तो आप कोई ना कोई एक नया गोल प्राप्त करेंगे। और अपना गोल क्या है? अपना गोल ये है कि हम भारतीय तकनीक से, भारतीय संसाधनों के माध्यम से, भारतीय पूंजी के माध्यम से वैश्विक स्तर की तकनीक की बराबरी कर सकें या उसके स्तर तक पहुंच सकें। इसलिए हमें भारतीय व्यक्तियों के सहयोग से, ताकि हम बाहर की जो तकनीक है उसे ना खरीदें, उसे खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो भारतीय पैसा भारत में ही उपयोग किया जाए नए नए प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों से। तो उसके माध्यम से अटल इनोवेशन टिंकरिंग लैब, जिसकी थीम है नई दिशा, नया निर्माण और नया भारत। तीसरा जो टॉपिक है, उस टॉपिक की अगर बात करते हैं तो उससे पहले एक बार और, मैं आपको बीच में कुछ छूट गया वो आपको मैं बता देता हूं। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग, आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है। और जो पहले योजना आयोग चलता था, उस योजना आयोग के बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग जो पंचवर्षीय जो योजनाएं हुआ करती थी उनके निर्माण की भूमिकाएं निभाता था। भारतीय क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका आंकलन करता था। उनके आधार पे पंचवर्षीय योजनाओं में जो क्षेत्र निर्धारित किए जाते थे उनकी प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता था। लेकिन नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है, नेशनल इनोवेशनल थिंक टैंक है एक प्रकार का, जो कि आप नए नए प्रकार के जो विचार हैं वो विचार राष्ट्र के सामने रखिए, इस नीति आयोग के सामने रखेंगे आप। तो नीति आयोग से पहले बात करते हैं योजना आयोग पे। योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग के और नीति आयोग के कॉमन चीज क्या है कि दोनों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। लेकिन अंतिम की बात की जाए, क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है, तो योजना आयोग को जो समाप्त किया गया है, इसके जो अंतिम अध्यक्ष थे वो थे सरदार मनमोहन सिंह और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब बात करते हैं कि जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये की गई है 17 अगस्त 2014 को। और आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 से इसे लागू कर दिया गया था। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे है, एक थिंक टैंक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तथा इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके जो उपाध्यक्ष हैं राजीव ठाकुर, तथा इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। अब ये नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होते हैं। इस नीति आयोग में अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इस नीति आयोग के द्वारा भारतीय क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उनका आंकलन किया जाएगा। उनके लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, उसके लिए आपसे परामर्श आप केंद्र को देंगे, राज्यों के द्वारा भी परामर्श दिया जाएगा, वो भी उनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तो नीति आयोग में तीनों कंटेंट आप ध्यान रखना। इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव ठाकुर हैं, सीईओ अमिताभ
कांत है। इससे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग 1950 में, नीति आयोग की स्थापना 17 अगस्त 2014 को की गई थी। इससे पहले तक योजना आयोग कार्यरत था। योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में सहायक था। अभी जो है आप शायद ये भी ध्यान रखना कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो 5 ईयर प्लान हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित तथ्य। फिर बात करते हैं कि भारत का वह कौन सा वनडे खिलाड़ी है जिसने अभी हाल ही में 10,000 रन पूरे किए हैं। तो 10,000 का जो आंकड़ा प्राप्त करने वाला जो खिलाड़ी है वो 5वां खिलाड़ी बना है MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो कूल कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने 5वें खिलाड़ी के तौर पे 10,000 रन प्राप्त किए हैं। तो अगर ये 5वें खिलाड़ी हैं तो 4 और कौन हैं? तो ध्यान रखिए, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं सौरभ गांगुली, तीसरे हैं राहुल द्रविड़, चौथे हैं विराट कोहली और 5वें हैं MS धोनी। तो भारत की ओर से वनडे क्रिकेट में 10,000 रन प्राप्त करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने 5वें स्थान पे देखा आपने कि 5वें स्थान पे है महेंद्र सिंह धोनी। तो शुरू के 4 कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली। इसके बाद में फिश फेस्ट 2019 कहां आयोजित किया गया है और इसका महत्व क्या है? फिश फेस्ट जो है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, उसकी राजधानी कोलकाता में। और कोलकाता अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है, वो है हुगली, और अपने हावड़ा ब्रिज के लिए भी जाना जाता है। और आपको शायद पता होगा कि रसगुल्ले को लेकर पश्चिम बंगाल का एक विवाद था उड़ीसा के साथ में, जो जीआई टैग को लेकर था। तो रसोगुल्ला के नाम से ये जो जीआई टैग है, ये जीआई टैग प्रदान किया गया है कलकत्ता को ही। इसका जो वेस्ट बंगाल को, जो फिश फेस्ट है 2019, इसका आयोजन कलकत्ता में आयोजित किया गया। फिश फेस्ट क्यों आयोजित किया जाता है? देखिए, व्यापार के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के संसाधनों से व्यापार किया जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार किया जा रहा है उसमें मछली उत्पादन तथा मछली के उत्पादन में, एक तो मछली है जो समुद्र में पाई जा रही, एक मछली जो नदियों में पाई जा रही, एक मछली है जो आप तालाबों के माध्यम से, पिसीकल्चर के माध्यम से उत्पादित करते हैं, आप उसका व्यापार करते हैं। तो मछली उत्पादन के लिए क्या क्या तकनीक काम की हैं, कौन कौन सी तकनीकें इजाद नहीं करनी चाहिए, उनके लिए क्या संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए, किन लोगों को किस प्रकार की योजना उपलब्ध करवानी चाहिए, क्या क्या लाभांश देने चाहिए, उनमें अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो उसे कैसे दूर रखा जाए, समुद्र में, नदियों में या जो जल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए, इन सभी बातों के लिए चर्चा की जाती है फिश फेस्ट में। और ये 2019 का हुआ है वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। वेस्ट बंगाल चर्चा में रहा था रसगुल्ला को लेकर। माना जाता है कि रसगुल्ला का जो उत्पादन है, वो जो उसकी उत्पत्ति है वो वेस्ट बंगाल से हुई है। इसके लिए भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग को लेकर, ग्लोबल इंडिकेशन को लेकर एक विवाद हो गया था जो फेवर में हुआ था वेस्ट बंगाल के। पिछले साल की ही ये बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसके नए महासचिव किसे बनाया गया है? ध्यान रखिए, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। NHRC राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों के हनन को लेकर जो चेतना फैलाते हैं, जो एक्टिव संस्थान है, जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है, वो है NHRC। मुख्यालय है इसका दिल्ली में और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1993 में, 1993 के अंदर। अब इसका अगर अध्यक्ष की बात की जाए कि चीफ कौन है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में हैं HL दत्तू साहब और इसके जो महासचिव हैं वो नियुक्त किए गए हैं जयदीप को। तो ध्यान रखिए, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यालय है दिल्ली में, स्थापना हुई है अक्टूबर 1993 के अंदर। और ये मानव अधिकारों से संबंधित सक्रिय रहता है, मानव अधिकार से संबंधित कार्य करता है। इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे जेलों का निरीक्षण कर लेना, थानों का निरीक्षण कर लेना, या उस क्षेत्र में जो भी NGO जो पाए जा रहे हैं या अन्य प्रकार की जो प्राइवेट संस्थान है जो मानव अधिकारों के लिए कार्य करती हैं, उनके मानदंडों को चेक करने का काम इसकी जिम्मेदारी होती है। इसके
जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अगर बात की जाए तो एच.एल. दत्तू हैं। और अगर चीफ जस्टिस वर्तमान में रिटायर्ड जो उपस्थित हैं एच.एल. दत्तू साहब, वो एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। लेकिन महासचिव की बात की जाए तो महासचिव पद पे हैं जयदीप। अब बात आई है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई की अगर विशेषता पूछी जाती है तो ध्यान रखना, भारत के पूर्वांचल क्षेत्रों से सेवन सिस्टर्स वाला जो बेल्ट है, भारत का नेफा क्षेत्र जो था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से संबंधित है रंजन गोगोई। और ये है एनएचआरसी, इसके नए महासचिव बनाए गए हैं मिस्टर जयदीप को। इसके अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। स्थापना 1993, हेडक्वार्टर दिल्ली में, काम करती है मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। आप जान रहे हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दौरे पे गई हुई है, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की एक सदस्यता SCG सदस्यता किसे प्रदान की गई है? तो ध्यान रखिए, SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। क्रिकेट की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो वो ब्रिटेन से हुई है। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो सबसे प्राचीन क्रिकेट के अगर संबंध हैं खेल के आधार पे तो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सदस्यता हाल ही में दी गई है किसे? विराट कोहली को। क्यों? क्योंकि उनका खेल में दिया गया योगदान। दूसरा है रवि शास्त्री और विराट कोहली, इन दोनों को सदस्यता दी गई है। इससे पहले अगर पूछा जाए कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सदस्यता किस भारतीय को दी गई है, वो है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर, इस सचिन तेंदुलकर को। दूसरा अगर पूछा जाए कि और कौन व्यक्तित्व है जो बाहर का है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर का है, वो है ब्रायन लारा। तो ध्यान रखिए, SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सदस्यता, मानव सदस्यता दी गई है विराट कोहली, रवि शास्त्री को। क्यों दी गई है? उनके द्वारा क्रिकेट खेल में दिया गया अतुल्य योगदान सराहनीय कार्य। अगर इस ग्राउंड की बात की जाती है सदस्यता किसे दी गई है? पहले भारतीय कौन है? सचिन तेंदुलकर, दूसरे विराट कोहली। अगर विदेशी की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, दो ऐसे विदेशी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर के हैं जिन्हें यह सदस्यता मिली है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक ध्यान रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक कंटेंट आप ध्यान से देखिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो सबसे पहले प्रवासी होता क्या है? देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन मुख्यतः किसकी याद में मनाया जाता है और होता क्या है? तो सबसे पहले प्रवासी का अर्थ समझिए। प्रवासी ऐसे लोग जो कभी भारत में उनके माता पिता, दादा दादी या कोई नाना नानी या कोई पीढ़ी भारत में रहती थी, उसके बाद वो भारत से रोजगार के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए किसी अन्य देशों में जाके बस गए। तो ऐसा अगर देखा जाए तो लगभग 48 ऐसे देशों में लगभग लाखों भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों में भारतीयों का नाम रोशन किया है। तो वे लोग जो भारतीय मूल के थे लेकिन किसी अन्य देश में निवास करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रवासी। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है? आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे वन बाउंड्री वॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हड्डियों के ढांचे के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार माने जाते हैं, जिन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, अस्तेय, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन तथा हिजरत जैसी जो एक नीतियां थी उनके माध्यम से भारत को आजादी दिलाई और अपने एक धोती के अंदर एक लाठी के सहारे उन्होंने अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ दिया। ऐसी जो अनेक प्रकार की कहानियां अपने इनके बारे में सुन चुकी है। इनके द्वारा 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से जब ये भारत आए तो उस उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
अब तक अगर आप देखेंगे तो प्रवासी भारतीय दिवस सबसे ज्यादा बार 7 बार मनाया गया है दिल्ली के अंदर। और आप ये भी ध्यान रखना कि इसके अलावा दिल्ली से बाहर अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, आंध्रा, वर्तमान में तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी इसका आयोजन किया जा चुका है। अभी वर्तमान में 2019 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा, तो ध्यान रखना वो किया जाएगा वाराणसी। वाराणसी कहां पे है? यूपी के अंदर, और ये संख्या के आधार पे होगा 15वां। तो ध्यान रखना 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो 14 प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें से 7 हुए हैं अकेले दिल्ली के अंदर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार का जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा 21 जनवरी को। इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो वितरित करेंगे। तो कौन से ऐसे 2 साल हैं, ध्यान रखिए, कौन से ऐसे 2 साल हैं जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित नहीं करवाया गया था? तो ध्यान रखना आप, ऐसे 2 साल हैं जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ, 2016 और 2018। 2016-2018 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन नहीं हुआ है। दिल्ली से बाहर की बात की जाए कि कहां कहां ये आयोजित किए गए हैं, तो एक है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश या वर्तमान तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो ध्यान रखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा बार 7 बार आयोजित किया गया है। 9 जनवरी 2015 को गांधी जी के भारत आगमन इसके उपलक्ष्य में किया जाता है। एक चीज और, इसका प्रथम आयोजन 2003 में किया गया था। एक समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पे यह प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 से आयोजित है। एक बार अगर आप देखेंगे तो 2 साल 16 और 18 के अंदर ये आयोजित नहीं किए गए। 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन करेंगे 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं पुरस्कारों का वितरण करेंगे। अब इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है इसका नेतृत्व किस मंत्रालय के पास है? तो एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है भारत की, उस एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के पास में इसका नियंत्रण होता है। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इसका संचालन करती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन संख्या के आधार पर 15वां वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये नेक्स्ट टॉपिक थे और लगातार हम आप लोगों के संपर्क में बने रहेंगे। बहुत अच्छा है कि आप लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भेजिए ताकि हम आपके लिए उसी आधार पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और आपकी जो भी समस्याएं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भूल जाते हैं, बहुत सी चीजें माइंड से स्लिप हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दें। इसलिए हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आप वीडियो देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड आएंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट करेंगे और हम उनका सॉल्यूशन अगर आपके पास में करते हैं तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। करंट में जो इशू है उसको हिस्ट्री से, उसके आने वाले से, हर चीज से जोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हम आपको उपलब्ध करवा सकें। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।